बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर अस्सलाम वालेकुम। तो आज से हम इंशाल्लाह फ़र्स्ट ईयर के लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और हम चैप्टर 7 से अपने लेक्चर्स का आगाज़ करेंगे। तो चैप्टर 7 में जो रिड्यूस सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें उसे स्टार्ट करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन। यानी बेसिकली हमने देखना है कि सर्कुलर मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ कैसे रिलेट करता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे एक बॉडी जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और उस सर्कल का रेडियस है r। तो हम सपोज करते हैं एक बॉडी है जो इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। इस सर्कल का जो डायामीटर है दैट इज ए बी। इस सर्कल का जो सेंटर है इट इज O और इस सर्कल का जो रेडियस है इट इज R। ये जो पॉइंट P है इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। तो स्टूडेंट्स हमने इस सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन कंसीडर करना है ऑन डायामीटर AB। तो वहाँ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमें मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोजेक्शन क्या होता है। तो अगर हम बिल्कुल आसान अल्फाज में बात करें तो प्रोजेक्शन से मुराद है, यानी ये बिल्कुल अब मैं लेमन लैंग्वेज के हिसाब से बात कर रहा हूँ, साया। आपने इस सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन कहाँ पर देखना है? अपॉन डायामीटर AB। तो हम इसका प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो आप पता है कि जब हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं उसके लिए हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। एक ये बात आपने जहन में रखनी है और एक ये बात आपने जहन में रखनी है कि जो पैरेलल लाइंस हों उनका एक दूसरे के अलॉन्ग प्रोजेक्शन मैक्सिमम होता है और जो परपेंडिकुलर लाइंस हों उनका एक दूसरे के अलॉन्ग प्रोजेक्शन ज़ीरो होता है। तो ये भी आप जहन में रख लें कि अगर प्रोजेक्शन हो पैरेलल लाइंस का, यानी दो लाइंस एक दूसरे के अलॉन्ग पैरेलल हों, तो उनका प्रोजेक्शन होता है मैक्सिमम। और अगर प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर लाइंस का हो तो वो होता है ज़ीरो या मिनिमम। तो आपने अब क्या कंसीडर करना है? ये जो P है पॉइंट, ये सर्कल में मूव करेगा और आपने इसका प्रोजेक्शन डायामीटर AB पर कंसीडर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज पॉइंट P यहां पर है, तो इसका प्रोजेक्शन डायामीटर पर हम कैसे फाइंड करेंगे? एक परपेंडिकुलर लाइन गिराएंगे, एक परपेंडिकुलर फॉल करेंगे, तो ये इसका प्रोजेक्शन है। जो डायामीटर पर इसका प्रोजेक्शन है, चलो मैं उसे ब्लू से ड्रॉ कर लेता हूं, ये इसका प्रोजेक्शन है। अच्छा, जब पॉइंट P फर्दर आगे मूव करेगा, लेट्स सपोज कि वो यहां पर चला जाएगा, इस रेडियस को मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। जब पॉइंट P यहां पर मूव कर जाएगा, अब हम देखेंगे कि डायामीटर पर उसका प्रोजेक्शन डिक्रीज हो जाएगा। कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? अगेन हमें एक परपेंडिकुलर लाइन फॉल करवानी है ऑन डायामीटर। तो आप देख सकते हैं अब उसका जो प्रोजेक्शन अपॉन डायामीटर है वो इतना सा रह गया। इसका मतलब क्या है कि जब पॉइंट P इस पाथ के लॉन्ग मूव कर रहा है तो उसका जो प्रोजेक्शन है, यहां मैं प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहा हूं, ये पॉइंट B है और ये दरमियान में पॉइंट O है।
तो आप देख रहे हैं कि जब पॉइंट P इस पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो उसका प्रोजेक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो ये उसका प्रोजेक्शन मैं ड्रॉ कर रहा हूं। और फाइनली जब वो यहां पर आ जाएगा तो OP जब यहां पर होगा तो वो डायामीटर के परपेंडिकुलर हो गया, तो उसका प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये यहां से आगे मूव करेगा, लेट्स सपोज ये यहां पर होगा, तो आप देख सकते हैं कि इस साइड में मोशन की दौरान अभी ये इसका प्रोजेक्शन है, ये सारा, और जब ये आप थोड़ा सा इसे आगे कंसीडर करेंगे इसके मोशन को, तो इसका प्रोजेक्शन आप देखेंगे अलोंग डायामीटर AB इंक्रीज हो रहा है। तो ये इसका प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं, पहले इतना था अब इंक्रीज हो रहा है, और जब ये B पॉइंट पर पहुंचेगा तो ये डायामीटर के पैरेलल हो जाएगा। इट मींस प्रोजेक्शन इसका मैक्सिमम हो जाएगा। इट मींस जब ये इस डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो आप देख सकते हैं कि वो कहां से कहां जा रहा है, O से B। और जब ये इस पार्ट में मूव करेगा तो इसका प्रोजेक्शन अलोंग डायामीटर डिक्रीज होगा, यानी कि इसका प्रोजेक्शन B पर मैक्सिमम था, अब वो 0 की तरफ आ रहा है। और जब ये इस पाथ के अलोंग मूव करेगा तो अगेन इसका प्रोजेक्शन अलोंग डायामीटर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अब आप इसे इमेजिन करें कि जो सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन डायामीटर AB पर आ रहा है वो आपको कैसा फील हो रहा है। तो अब इसे आपने देखना है, दिस इज सर्कुलर मोशन और दिस इज इट्स प्रोजेक्शन। तो व्हाट डज इट मीन कि जो सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन होगा अलोंग डायामीटर, इट इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो क्या परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन सेंटर ऑफ सर्कल, जो सेंटर ऑफ सर्कल है ये एक्ट कर रहा है एज मीन पोजीशन, और ये है रेडियस। तो रेडियस आपको यहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है एज एम्पलीट्यूड। तो इस सारी डिस्कशन से हमें क्या बात समझ आ रही है, फर्स्ट कि जो प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन होगा अलोंग डायामीटर रिप्रेजेंट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन, और जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है वो इक्वल होगा एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के। तो इस सारी डिस्कशन को अब हम पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसीडर करेंगे अ पॉइंट P। पॉइंट P का मोशन हमने कंसीडर किया, मूविंग इन अ सर्कल, मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस R। इस सर्कल का रेडियस क्या है, R। ऑन ऑब्जर्विंग इट्स मोशन, एंड हमने इसका मोशन ऑब्जर्व किया है, और क्या ऑब्जर्व किया है, एंड इट्स प्रोजेक्शन, और हमने उसका प्रोजेक्शन ऑब्जर्व किया है अलोंग, किसके अलोंग, डायामीटर AB। वी कंक्लूड दैट, यानी अब हमारा कंक्लूजन क्या आया है। तो पहली बात, प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन ऑन डायामीटर रिप्रेजेंट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जो फर्स्ट कंक्लूजन होगा हमारा वो क्या होगा, प्रोजेक्शन
of circular motion along diameter AB परफॉर्म्स, ये क्या परफॉर्म कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। और दूसरी बात कि जो रेडियस है इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एम्पलीट्यूड के इक्वल है रेडियस, आर इज इक्वल टू एक्स नॉट। वैसे एक्स डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्स यूज करते हैं, एक्स नॉट हम रिप्रेजेंट करते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही एम्पलीट्यूड कहलाती है। तो ये जो बेसिक है इसको पढ़ने के बाद हमने अब फॉर्मूलाज डिराइव करने हैं इसी बेसिस पर। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला हमने डिराइव करना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, और फिर हम इसका वेव फॉर्म भी ड्रॉ करेंगे। और जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है इसे हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट से क्या मुराद है। देखिए, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसमें बॉडी का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से लिया जाता है, और एज बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट मीन पोजीशन उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होता रहता है। तो हम डिस्प्लेसमेंट की कोई फिक्स वैल्यू नहीं बता सकते। हाँ, हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बता सकते हैं। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो नाम से ही जाहिर है इंस्टेंट यानी डिस्प्लेसमेंट किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब हम इसे डिटरमिन कैसे करेंगे? तो हमें कंसीडर तो यही करना पड़ेगा सर्कुलर मोशन। उसका रीजन क्या है कि सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन होगा ऑन डायामीटर ए बी वो हमें बताएगा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो हम किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम को कंसीडर कर लेते हैं। तो हम उसमें सपोज करेंगे कि जो पॉइंट P है ये यहां पर लेट सपोज मौजूद है। अब ये तो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, और वो हम रिप्रेजेंट करेंगे एंगल थीटा से। तो एंगल थीटा जो डिस्प्लेसमेंट है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और ये इस पॉइंट का है जो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। लेकिन हमें सर्कुलर मोशन से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है किसकी? सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो फॉर दैट पर्पस हमें प्रोजेक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा ऑन डायामीटर ए बी। तो प्रोजेक्शन हम कैसे ड्रॉ करते हैं? बाय ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर। तो इस परपेंडिकुलर को हम पी क्यू कह देते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक ये होगी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि सर्कुलर मोशन का ये प्रोजेक्शन है, ये साया है ऑन डायामीटर, तो इट रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है।
जिसमें OP रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस को और OQ ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो हम फाइंड करने जा रहे हैं। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने ये साइड है हाइपोटेन्यूज और थीटा के सामने वाली साइड एज यूजुअल ये परपेंडिकुलर है और ये जो साइड है ये बेस है। इसका मतलब ये है कि इस राइट एंगल ट्राइंगल से, जिसे हम POQ कह सकते हैं, हमें क्या डिटरमिन करना है? बेस डिटरमिन करना है। तो हम कंसीडर करेंगे, सबसे पहले आप ट्राइंगल कंसीडर करेंगे POQ और इसमें हम यूज क्या करेंगे? बिकॉज हमें बेस को डिटरमिन करना है और हाइपोटेन्यूज रेडियस है, तो मुझे ऐसी रेशियो यूज करनी है जिसमें बेस, चूंकि वो हमें डिटरमिन करना है, और हाइपोटेन्यूज जो कि हमें पता है, वो दोनों क्वांटिटीज आए, यानी बेस और हाइपोटेन्यूज, और वो किस में आते हैं? कॉज ऑफ थीटा में। तो हम जब कॉज ऑफ थीटा यूज करेंगे तो इसमें क्या आ रहा है? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? OA और हाइपोटेन्यूज क्या है? OP। तो OA किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को, सॉरी OQ यहां आएगा, बेस ऑफ दिस ट्राइंगल इज OQ और OP रिप्रेजेंट्स रेडियस, तो X किसके इक्वल आ जाएगा? R cos ऑफ थीटा। तो आप रेडियस जो है ये एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वल होता है, तो रेडियस इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड। तो सो डिस्प्लेसमेंट की हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? X0 cos ऑफ थीटा। तो जब मैं ये कहूंगा कि दिस इक्वेशन विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, आप इस इक्वेशन को कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम दें, ये इक्वेशन आपको उस इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताएगी। तो हम इसमें टाइम की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? तो अगर हम इसे थोड़ा सा आगे सॉल्व करें, कीपिंग इन माइंड जो आप चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं कि ओमेगा इज थीटा बाई टी, तो थीटा किसके इक्वल होगा? ओमेगा टी। अगर आप ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आप थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? कॉज ऑफ ओमेगा टी। एक और सब्स्टिट्यूशन भी आप कर सकते हैं कि जो ओमेगा है इट इज इक्वल टू 2πf, ये आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/टाइम पीरियड होती है, इसलिए हम डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड भी इसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम ओमेगा की जगह 2π/t और साथ क्या है? इंस्टेंट ऑफ टाइम t। तो अब आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि जो ब्रैकेट में सारी चीज़ लिखी है ये एक्चुअली थीटा है। तो जब हम टाइम की कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें वहाँ से इस ब्रैकेट को सॉल्व करने से क्या मिलेगा? थीटा की वैल्यू, और उस थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने से हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ मैं 3 कॉलम्स बना लेता हूँ। कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर थीटा की वैल्यू वो हमें कैसे फाइंड आउट होगी? जैसे हमने थीटा को सॉल्व किया है स्टेप बाय स्टेप, तो 2π/t इंटू स्मॉल टी, और जब थीटा आप पता चल जाए तो फिर आप x इज इक्वल टू X0 कॉज ऑफ थीटा यूज करके डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज जब मोशन स्टार्ट होता है हम पूरे एक वाइब्रेशन की बात करेंगे, उसके लिए टाइम पीरियड t चाहिए होता है। तो लेट्स सपोज जब मोशन स्टार्ट होता है तो उस वक्त टाइम की वैल्यू क्या होगी? 0। तो स्टूडेंट्स ये आपने अब खुद गौर से देखना है कि जब यहाँ आप t, ये टाइम पीरियड है, ये फिक्स है, ये इंस्टेंटेनियस टाइम है जो चेंज होता है।
तो जब आप टाइम की वैल्यू 0 पुट करेंगे, थीटा टर्न्स आउट टू बी 0, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट, कॉज ऑफ 0 विल गिव यू 1, तो यहां पास क्या आ जाएगा, x नॉट। जब 1/4 वाइब्रेशन कंप्लीट होगी तो उसके लिए टाइम कितना हो चुका होगा, t/4। तो जब यहां आप t/4 पुट करेंगे तो यू विल गेट थीटा इज इक्वल टू π/2। तो आप देख सकते हैं कि cos ऑफ π/2 0 होता है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। देन वो यूज टाइम t/2। तो आप देख सकते हैं हर इंस्टेंट पर, कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम है, वहां से मुझे क्या मिल रही है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। तो थीटा जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट पाई, यहां पर वैल्यू पुट करने से cos ऑफ पाई होता है -1, तो यू विल गेट x इज इक्वल टू -x नॉट। 3t/4, तो थीटा विल बी 3π/2, अगेन cos ऑफ 3π/2 इज 0, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज 0। और फाइनली कंप्लीट वाइब्रेशन होने पर टाइम कितना हो चुका होगा, टाइम पीरियड के इक्विवेलेंट, तो थीटा विल बी 2π, तो cos ऑफ 2π इज अगेन 1, तो यू विल गेट x इज इक्वल टू x नॉट। तो ये इक्वेशन आपको डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रही है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब इस सारी बात को मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फाइनली हम इसकी देखेंगे। तो चाहे आप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बना लें, यानी x और टाइम के दरमियान, या x और थीटा के दरमियान बना लें। लेट्स सपोज हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, यहां पर हम कंसीडर करेंगे डिस्प्लेसमेंट, इस एक्सिस पर हम कंसीडर करेंगे टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या होगी, 0, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक साइड के लिए, और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दूसरी साइड ऑफ मीन पोजीशन के लिए। तो अब हम टाइम की वैल्यूज मेंशन कर लेते हैं। दिस इज टाइम 0, टाइम t/4, टाइम t/2, टाइम 3t/4 एंड फाइनली टाइम t। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट वॉज मैक्सिमम, यानी बॉडी अपना मोशन कहां से स्टार्ट कर रही है, एक्सट्रीम पोजीशन से। तो दिस इज 0 टाइम, इस वक्त डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, x नॉट। एट t/4 डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो t/4 पर डिस्प्लेसमेंट की 0 वैल्यू आ गई। t/2 पर इट इज नेगेटिव मैक्सिमम, तो t/2 टाइम पर देखें हम नेगेटिव मैक्सिमम। 3t/4 पर डिस्प्लेसमेंट इज 0, और जब कंप्लीट टाइम पीरियड t के बराबर टाइम गुजरा तो डिस्प्लेसमेंट इज अगेन एट मैक्सिमम वैल्यू। तो अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आप पास जो ग्राफिकल वेव फॉर्म है ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन वो आ जाएगा। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है इस इक्वेशन के कोरिस्पॉन्डिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन को। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियोस में हम इसी कॉन्सेप्ट की बेस पर, यानी कि जो सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन है अलोंग डायामीटर, उसे यूज़ करके सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फार्मूलाज को डिराइव करेंगे। थैंक यू।